तो दोस्तों चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है उसका प्राचीन भारत का इतिहास जो उसका चैप्टर नंबर 18 है। 18-19 एक ही वीडियो में देखेंगे। इसको हम आप जब देखिएगा तो थोड़ा सा इसको फास्ट करके देखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मौर्योत्तर काल क्या है? मौर्योत्तर काल। शुंग वंश, पहला है शुंग वंश, दूसरा है कर्ण वंश, तीसरा है सातवाहन वंश, चौथा है इंडो ग्रीक, पांचवा है शक वंश, छठा है कुषाण वंश, सातवां है संगम काल यानी चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। ठीक है, शुंग वंश यानी 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक है, वान भट्ट के की हर्षचरित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। अब है पहला है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र 184 ईसा पूर्व में था। यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था। इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया और बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है क्योंकि इसने पाटलिपुत्र के कुट्टूराम बिहार को तोड़ने का कई बार प्रयास किया था। अब दिव्यावादना के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों का तुड़वा दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नोट में इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे सेनापति के रूप में। अब पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया जिसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया है। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक यौन शासकों मिनांडर ने आक्रमण किया जिसको पुष्यमित्र ने पराजित किया, जिसकी जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। पतंजलि की पुस्तकें यानी पहला है योग दर्शन, दूसरा है योग सूत्र, तीसरा है महाभाष्य यानी पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका। अब है भागभद्र यानी शुंग वंश का 9वां शासक था। इसके दरबार में इंडो ग्रीक शासक एंटियोल किरास का दूत हेलियोडोरस आया था तथा इसने भगवान धर्म को स्वीकार किया। हेलियोडोरस ने विदिशा के बेसनगर में गरुण स्तंभ स्थापित करवाया। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। इस समय शुंग वंश की राजधानी विदिशा था। सांची स्तूप का विस्तार भी इनके समय में हुआ। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुमित्र कर्ण यानी वासुदेव ने कर दी थी। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। नोट में कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव यानी वासुदेव कर्ण थे। अब सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी। सिमुक ने कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की। यह मातृत्व सातात्मक समाज यानी वंश था क्योंकि नाम के आगे माता को गोत्र का वर्णन है। सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। सतकर्णी फर्स्ट इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। इसकी जानकारी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन नरेश हाल के ने की थी। यह प्राकृतिक भाषा का ग्रंथ था। सातवाहन नरेश हाल साहित्य एवं कवि थे। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार गुणादृढ़ भी थे। इन्होंने बृहद्रथ की रचना की। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेनुकटक स्वामी की उपाधि धारण की। नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। सातवाहनों ने अधिकांश शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन शीशे का आयात रोम से करते थे। सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था जिसे करसापण कहा जाता था।
ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया। सातवाहनों की पुराणों में अंध्र भृत्य कहा गया है। सातवाहनों ने अमरावती व नागार्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण तथा काले के चैत्य का निर्माण करवाया। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इसके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा जाता है। अब यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्कों पर जहाजों के चित्र मिलते हैं। अगला चैप्टर है विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। किसका? विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। अब है इंडो ग्रीक के बारे में जानते हैं। क्या है? इंडो ग्रीक। विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का क्रम यानी हिंदी, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। सबसे पहले हिंदू यूनानी, तब शक, तब पल्लव, तब कुषाण है। बैक्ट्रियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया था। यूनानी वंश की दो शाखाएं थी। पहला यूथेमेड्स और यूक्रेटाइड्स। अब यूथेमेड शाखा के संस्थापक डेमेट्रियस थे। यह प्राचीन शाखा है। इसकी राजधानी साकल का स्यालकोट थी। डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में यूथिडेमिया नामक नगर बसाया। मिलिंदपन्हो नामक ग्रंथ में मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच 7 वार्तालाप का संकल्प है। यूक्रेटाइड को यूनानी स्रोतों में एशिया का संरक्षण कहा गया है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने ही जारी किए। सिक्के पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी को यूनानियों ने शुरू किया। यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया, जिसमें बाद में भारत में गांधार शैली का रूप लिया। अब नोट में है गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्रों के लिए हमेशा यूनान का ऋणी रहेगा। अब सप्ताह का प्रचलन भी आरंभ हुआ। भारतीय नाट्यकला मतलब कि भारतीय नाटकों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा और विकास भी हुआ। रंगमंच के पर्दे को यौनिका कहा जाता है। नोट में है यूनानी भारतीय मसालों से परिचित हुए। काली मिर्च को यौवन प्रिया कहा जाता था। अब है शक के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? शक वंश। यानी भारत में यूनानियों के बाद शक आए और शक मूलतः मध्य एशिया से आए। शक चारागाह की खोज में भारत आए थे। भारतीय साहित्य में इन्हें सिथियन कहा गया है। चीनी साहित्य में शकों को शईवांग कहा जाता है। डेरियस ने नक्श रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों ने भारत में सत्ता शासक के 5 केंद्रों की स्थापना की। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था और यहाँ संस्कृत प्रेमी था। चांदी के सिक्के शक शासकों की विशेषता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है। भारत में पहला पल्लव शासक माउस 90 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व था। पल्लवों का मूल स्थान ईरान में था। कहाँ था? ईरान में था। अब एक कुषाण देखते हैं। कुषाण। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कन्फ्यूशस ने 15 ईस्वी में की। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया में यूचू कबीले से थे। कुजुल कन्फ्यूशस के बाद भीम कडफिसेस राजा बने तथा उन्होंने सोने व तांबे के सिक्के जारी किए।
भीम कनफ्यूशियस शिव का अनुयायी था। इसके सिक्के पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। एक था 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ तथा 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ हुआ। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशवार थी। कन्नड़ की राजतरंगिणी के अनुसार इसने कश्मीर पर आक्रमण किया एवं वहां कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। अब कनिष्क ने चीन के हान राजवंश के राजा हान होती से युद्ध किया और दूसरे प्रयास में उसे हराया था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा अनुयायी था। इसने चौथी बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क के सिक्के ईरानी व यूनानी भाषा में थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। यह कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र व सूत्रालंकार की रचना की। अब द्वैत शासक की अवधारणा को सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया था। कनिष्क भारत का प्रथम शासक था जिसने बुद्ध की आकृति सिक्के जारी किए। भारत का कांट मिल्टन वाल्टेयर के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है। भारत में गंधार शैली का प्रचलन कुषाण वंश ने किया। इसे इंडो ग्रीक शैली नाम से भी जाना जाता है। आगे है अगला पॉइंट है कुषाण शासक। कनिष्क के समकालीन नागार्जुन अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा तथा नागार्जुन एक दार्शनिक भी थे और शून्यवाद का प्रतिपादक था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अब कनिष्क का राजवैद्य चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विशेष विश्वकोश कहलाता है। अब विभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की और बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले भारतीय खगोलशास्त्री भास्कराचार्य हैं। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। हुबिस्का कनिष्क के उत्तराधिकारी थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव स्वयं मातानुयायी था। वासुदेव प्रथम कनिष्क, द्वितीय वशिष्ठ, कनिष्क तृतीय हुबिक्स आदि कुषाण वंश के शासक थे। नोट है कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था जिसमें रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। अब इस समय वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार कला के अंतर्गत हुआ तथा गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। अब कनिष्क के काल में मथुरा शैली का भी विकास हुआ तथा मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्र है। अब भारत इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता था। भारत में इथोपिया से हाथी दांत और सोना आता था। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग अगला वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे गुप्त साम्राज्य 240 से 550 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।